हाय एवरीवन, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो देखिए पहले क्वेश्चन में बोला जा रहा है, संघीय कार्यपालिका की व्याख्या संविधान के किस भाग में की गई है? संघीय कार्यपालिका की व्याख्या संविधान के किस भाग में की गई है? तो आप लोगों को पता होगा कि संघीय कार्यपालिका की व्याख्या हम लोग संविधान के भाग 5 में किए हैं। भाग 5 में क्या है? संघीय कार्यपालिका। और भाग 4 में क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। और भाग 3 में क्या है? मौलिक अधिकार। और भाग 2 में नागरिकता है। इसमें बोला जा रहा है संघीय कार्यपालिका की व्याख्या तो किस में है? भाग 5 में है। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो देखिए अगले प्रश्न में बोला जा रहा है, अगले प्रश्न में है, संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है? तो संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है? तो आप लोगों को पता होगा भाग 2 में नागरिकता का उल्लेख है। और भाग 1 में क्या है? भाग 1 में है भारत राज्यों का संघ है। और भाग 3 में क्या है? भाग 3 में है मौलिक अधिकार। और भाग 4 में क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो देखिए अगले प्रश्न में है, अगले प्रश्न में बोला जा रहा है भारत के संविधान का भाग 8 से संबंधित है। तो भाग 8 में क्या है? तो आप लोगों को पता होगा कि भारतीय संविधान के भाग 8 में केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख किया गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा केंद्र शासित प्रदेश। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो देखिए अगले प्रश्न में बोला जा रहा है, अगले प्रश्न में है, वर्तमान समय में भारतीय संविधान में और संविधान में कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? अनुच्छेद इसमें यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, अनुच्छेद भी होगा। अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं। तो आप लोगों को पता होगा कि 395 अनुच्छेद है और अनुसूचियां कितनी है? तो अनुसूचियां अभी 12 गो है। और पहले कितना था? मूल संविधान में 8 अनुसूची था, लेकिन अभी बढ़ कर के 12 हो गया है। और अनुच्छेद भी बढ़ा है, लेकिन इसमें क ख करके दिया हुआ है, 1 का क, 4 का क, इस तरह करके दिया हुआ है। लेकिन इसमें मूल संविधान में जो 395 अनुच्छेद था वही भी अभी भी वही है, 395 अनुच्छेद। तो इसमें बोला गया वर्तमान समय में भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? तो आप लोगों को पता होगा कि अनुच्छेद कितना है? 395। और अनुसूची कितना हो गया है? अभी 8 से बढ़ कर के 12 हो गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। अगले प्रश्न में है, अगले प्रश्न में बोला जा रहा है वर्तमान में भारतीय संविधान में धाराओं की कुल संख्या कितनी है? तो वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल धाराओं की संख्या 395 है। इसका सही आंसर हो जाएगा 395। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए अगले प्रश्न में बोला जा रहा है, अगले प्रश्न में है भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची का संबंध है। तो आप लोगों को पता होगा कि भारतीय संविधान के 8वीं सूची में भाषाओं का उल्लेख किया गया है। और कितने भाषा है? 22 भाषा है। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो देखिए अगले प्रश्न में बोला जा रहा है भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो आप लोगों को पता होगा 10वीं अनुसूची में दल बदल का कानून आया था। ये हो जाएगा दल बदल। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं ऑप्शन में कहाँ पर है दल बदल। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में, ऑप्शन नंबर ए में है दल बदल कानून। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो अगले प्रश्न में बोला जा रहा है संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां हैं? तो संविधान सभा द्वारा जिसमें पारित किया गया था तो उस समय 395 अनुच्छेद था, जो अभी भी है। और अनुसूची 8 था, लेकिन अभी अनुसूची 8 से बढ़ कर के 12 हो गया है। तो मूल संविधान में कितना अनुसूची था? 8 अनुसूची था।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो देखिए अगले प्रश्न में बोला जा रहा है, अगले प्रश्न में है भारत संघ में शामिल राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान की किस अनुसूची में है। बोला गया है संघ में शामिल राज्यों संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख किस में है? प्रथम अनुसूची में है, प्रथम अनुसूची में है। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो देखिए अगले प्रश्न में बोला जा रहा है भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध है। तो भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची में क्या है, तो आप लोगों को याद रखिएगा। तो देखिए हम पवन सर से पढ़े थे, पवन सर हमको बताए थे कि अनुसूची याद रखने का ट्रिक बताए थे कि एक राजा ने संघ बनाया, दो ने मिलकर वेतन पाया, यानी एक में क्या है संघ है और दो में वेतन है और 3 बार शपथ लेकर, 3 में क्या है शपथ है। तो भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची बोला गया तो इसमें हो जाएगा शपथ, इसमें हो जाएगा शपथ। तो भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची में क्या है शपथ है। चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं कहाँ पर है शपथ। तो देखिए ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर बी में है शपथ तथा प्रतिज्ञान से, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो देखिए अगले प्रश्न में बोला जा रहा है भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है, इन भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है। तो 22 भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है, तो 8वीं अनुसूची में है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 8वीं अनुसूची। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो देखिए अगले प्रश्न में बोला जा रहा है, अगले प्रश्न में है एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है। तो अधिकतम दूरी को हम लोग बोलते हैं अपसौर, अधिकतम दूरी को हम लोग बोलते हैं अपसौर और न्यूनतम दूरी को हम लोग बोलते हैं उपसौर। तो देखिए इसका याद रखने का ट्रिक है कि जैसे मुखिया होता है तो मुखिया रहता है वो क्या होता है बड़ा होता है, लेकिन उप मुखिया जो होता है वो उससे छोटा होता है क्योंकि उसमें उप लग गया है। उसी तरह यहाँ पर है, इसमें उप लग गया है, पहले क्या अपसौर क्या हो गया बड़ा और उपसौर क्या हो गया छोटा, जैसे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति होते हैं उसी तरह यहाँ पे उपसौर क्या हो गया छोटा, मतलब न्यूनतम दूरी के लिए हो जाएगा उपसौर और अधिकतम दूरी के लिए हो जाएगा अपसौर। इसमें बोला गया है अधिकतम दूरी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अपसौर। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए अगले प्रश्न में है एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पर आ गया है न्यूनतम दूरी, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा उपसौर, उपसौर हो जाएगा इसमें। अब चलिए हम लोग देखते हैं कहाँ पर है उपसौर, ऑप्शन देखते हैं। तो देखिए ऑप्शन नंबर न्यूनतम दूरी था इसमें, तो क्या हो जाएगा उपसौर हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में है उपसौर, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। देखिए अगले प्रश्न में है निम्न में से किसके बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है। तो आप लोगों को पता होगा कि पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को हम लोग खगोलीय एकक कहते हैं। पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो भी डिस्टेंस है, जो भी दूरी है, उसी को हम लोग बोलते हैं खगोलीय एकक। इसी के दूरी के बीच की जो औसत है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं खगोलीय एकक। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए अगले प्रश्न में बोला जा रहा है निम्नलिखित में किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है। तो आप लोगों को पता होगा पृथ्वी की बहन हम लोग किसको कहते हैं, शुक्र ग्रह को कहते हैं। पृथ्वी की बहन हम लोग शुक्र ग्रह को कहते हैं। शुक्र ग्रह को हम लोग सबसे चमकीला ग्रह भी कहते हैं, भोर का तारा भी कहते हैं, सांझ का तारा भी इसी को कहते हैं। अब चलिए हम लोग देख लेते हैं ऑप्शन में कहाँ पर है शुक्र ग्रह। तो पृथ्वी की बहन हम लोग किसको कहते हैं शुक्र ग्रह को। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी में, ऑप्शन नंबर बी में है शुक्र, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा शुक्र।
अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो देखिए अगले प्रश्न में है, किस ग्रह को शाम का तारा या फिर इवनिंग स्टार कहा जाता है। तो आपको अभी ही बताएं कि शुक्र ग्रह को हम लोग सांझ का तारा या फिर भोर का तारा इसी को बोलते हैं। सबसे चमकीला ग्रह इसी को बोलते हैं। पृथ्वी की बहन इसी को बोला गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शुक्र ग्रह। और ये बुध ग्रह क्या है? बुध है, सूर्य से सबसे नज़दीकी ग्रह है बुध, और इसके पास कोई भी उपग्रह नहीं है। शुक्र ग्रह के पास भी कोई भी उपग्रह नहीं है। और तीसरे नंबर पे हमारी पृथ्वी आती है, इसको हम लोग नीला ग्रह भी कहते हैं। और इसका एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। और मंगल ग्रह को हम लोग लाल ग्रह भी कहते हैं। और मंगल ग्रह के पास 2 उपग्रह है, फोबोस और डिमोस। देखिए इसमें बोला गया किस ग्रह को शाम का तारा, तो शाम का तारा हम लोग शुक्र ग्रह को कहते हैं। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगले प्रश्न में है, ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है। तो ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? तो आप लोगों को पता होगा ओजोन परत संताप मंडल में पाई जाती है। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं कहाँ पर है संताप मंडल। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी में है समताप मंडल, इसका हो जाएगा समताप मंडल। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो देखिए अगले प्रश्न में है, पृथ्वी के सबसे करीब स्थित मंडल हैं। तो पृथ्वी के सबसे करीब कौन सा मंडल है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्षोभ मंडल। तो अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए अगले प्रश्न में है, सूर्य का समीपतम ग्रह है। तो आपको बताएं कि सूर्य के सबसे नज़दीकी ग्रह कौन सा है? तो बुध है। जैसे यहाँ पर ये सूर्य है तो पहले नंबर पे बुध, उसके बाद शुक्र, बुध शुक्र, फिर तीसरे नंबर पे हमारी पृथ्वी आती है। बुध शुक्र पृथ्वी, उसके बाद मंगल और बीच में छल्ला पाया जाता है, मतलब क्षुद्र ग्रह। उसके बाद बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, 4 ग्रह इधर पाए जाते हैं, 4 ग्रह इधर पाए जाते हैं। तो सबसे समीपतम मतलब सूर्य से नज़दीकी ग्रह कौन सा हो जाएगा? बुध। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए अगले प्रश्न में बोला जा रहा है, अगले प्रश्न में है, भौर का तारा किसे कहा जाता है। तो भौर का तारा हम लोग किसको कहते हैं? शुक्र ग्रह को कहते हैं। इसी को हम लोग सांझ का तारा भी कहते हैं, इवनिंग स्टार। और इसी को हम लोग सबसे चमकीला ग्रह भी कहते हैं। पृथ्वी की बहन इसी को कहते हैं। उसके बाद बृहस्पति ग्रह, ये हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है और इसका सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमीड है। उसके बाद मंगल ग्रह को हम लोग लाल ग्रह भी कहते हैं। इसके पास 2 उपग्रह है, फोबोस और डिमोस। उसके बाद बुध ग्रह, ये सूर्य के सबसे नज़दीकी ग्रह है, इसके पास कोई भी उपग्रह नहीं है। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए अगले प्रश्न में बोला जा रहा है, आकाश में सबसे चमकदार तारा है। तो आकाश में सबसे चमकदार तारा कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा साइरस। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो देखिए अगले प्रश्न में बोला जा रहा है, अगले प्रश्न में है, भारतीय संविधान को अपनाया गया। तो भारतीय संविधान को किसके द्वारा अपनाया गया है? तो भारतीय संविधान को संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा संविधान सभा के द्वारा। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए अगले प्रश्न में बोला जा रहा है, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियाँ थीं। तो आप लोगों को पता होगा कि संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल अनुच्छेद 395 था और अनुसूचियाँ 8 थी, जो अभी बढ़ के 12 हो गई है। इसमें बोला गया है संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था, तो ये 8 ही अनुसूची था उस समय। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं कहाँ पर है 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी में है 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए अगले प्रश्न में बोला जा रहा है, संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा। तो हम लोगों के संविधान को पूर्ण रूप से बनने में पूरे के पूरे 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन
लगा हुआ था। इसका सही आंसर हो जाएगा 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। तो चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए अगले प्रश्न में बोला जा रहा है, भारतीय संविधान के किस भाग को उसके आत्मा की आख्या प्रदान की गई है। तो संविधान के आत्मा हम लोग किसको कहते हैं, तो प्रस्तावना को कहते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं ऑप्शन में कहाँ पर है प्रस्तावना। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में है प्रस्तावना, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा प्रस्तावना। भारतीय संविधान की आत्मा हम लोग प्रस्तावना को कहते हैं। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगले प्रश्न में है, भारत में जनप्रिय संप्रभुता है क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है इन शब्दों से। तो हम लोगों का जो संविधान है, मतलब भारत का जो संविधान है, इसके प्रस्तावना में सबसे पहला शब्द लिखा हुआ है हम भारत के लोग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हम भारत के लोग। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए अगले प्रश्न में बोला जा रहा है, भारत है एक, तो भारत क्या है, एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। भारत क्या है, एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो देखिए अगले प्रश्न में बोला जा रहा है, अगले प्रश्न में है, बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। तो बैटरी से सिर्फ और सिर्फ दिष्ट धारा प्राप्त होती है, मतलब डीसी करंट यानी डायरेक्ट करंट। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए अगले प्रश्न में बोला जा रहा है, दाढ़ी बनाने के लिए तो आप लोगों को पता ही होगा अबतल दर्पण का प्रयोग करते हैं हम लोग। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए अगले प्रश्न में बोला जा रहा है, अगले प्रश्न में है, सूर्य से सर्वाधिक दूर स्थित ग्रह है। तो सबसे दूर कौन सा ग्रह है, वरुण ग्रह। इसका सही आंसर हो जाएगा वरुण, क्योंकि जैसे यहाँ पर सूर्य है तो पहले नंबर पे बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, सबसे लास्ट में कौन सा आता है, वरुण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वरुण, मतलब सबसे दूरी पर कौन सा ग्रह है, वरुण। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए अगले प्रश्न में बोला जा रहा है, सौर मंडल में कौन सा अत्यधिक तीव्र चमकीला ग्रह है। तो हमारे सौर मंडल में सबसे चमकीला ग्रह शुक्र ग्रह है। इसी को हम लोग सबसे चमकीला ग्रह कहते हैं, और इसी को हम लोग भौर का तारा भी कहते हैं, सांझ का तारा, पृथ्वी की बहन, इसी को बोलते हैं। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए अगले प्रश्न में बोला जा रहा है, अगले प्रश्न में है, अंतरिक्ष में तारामंडलों की कुल संख्या है। तो अंतरिक्ष में तारामंडलों की कुल संख्या कितनी है, तो अंतरिक्ष में तारामंडलों की कुल संख्या 89 है। इसका सही आंसर हो जाएगा 89। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। देखिए अगले प्रश्न में बोला जा रहा है, वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है। तो वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत को हम लोग क्या बोलते हैं, तो बाह्यमंडल कहते हैं। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं ऑप्शन में कहाँ पर है बाह्यमंडल। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी में है बाह्यमंडल। इसका सही आंसर हो जाएगा बाह्यमंडल। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो अगले प्रश्न में बोला जा रहा है, तारे का रंग सूचक होता है। तो ताप के परिवर्तन में तारे का रंग भी बदलते जाता है, मतलब ताप में जैसे ही परिवर्तन होगा तो तारे के कलर में भी परिवर्तन होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ताप का, मतलब तारे का रंग सूचक क्या हो जाएगा, ताप। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए अगले प्रश्न में बोला जा रहा है, तारों एवं सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है। तो तारों एवं सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो ये हो जाएगा नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन, लेकिन नाभिकीय विखंडन की बात करेंगे तो वो हो जाएगा परमाणु बम, क्योंकि संलयन का मतलब होता है जुटना और विखंडन का मतलब होता है बिखरना, टूटना। परमाणु बम क्या होता है, टूटकर बिखरता है, तो वो हो जाएगा नाभिकीय विखंडन। लेकिन इसमें बोला गया तारों एवं सूर्य की ऊर्जा का स्रोत, तो ये हो जाएगा नाभिकीय संलयन। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो देखिए अगले प्रश्न में बोला जा रहा है, अगले प्रश्न में है, भारतीय संविधान के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे।
तो आप लोगों को पता होगा कि अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो ये थे सच्चिदानंद सिन्हा। इसका सही आंसर हो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा। और अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसमें बोला गया अस्थायी अध्यक्ष, तो ये हो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो देखिए अगले प्रश्न में बोला जा रहा है, अगले प्रश्न में है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और सच्चिदानंद सिन्हा ये अस्थायी अध्यक्ष थे। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए अगले प्रश्न में बोला जा रहा है 1 दिसंबर 1946 ईस्वी को किसे संविधान सभा द्वारा संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। तो 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष हम लोग किसको चुने थे, तो अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। और अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, सच्चिदानंद सिन्हा। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो देखिए अगले प्रश्न में बोला जा रहा है, अगले प्रश्न में है धातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रोमीन। और धातु की बात करेंगे तो वो हो जाएगा ब्रोमीन, और धातु की बात करेंगे तब वो हो जाएगा पारा। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए अगले प्रश्न में बोला जा रहा है आवर्त सारणी के किस समूह को शून्य समूह कहा जाता है। तो ये क्या है, वर्ग है। आवर्त सारणी में ये वर्ग है। और 18वें वर्ग जो होता है इसमें निष्क्रिय गैस रहता है, मतलब अक्रिय गैस रहता है, और ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता है। इसी को हम लोग बोलते हैं शून्य समूह का वर्ग। इसका सही आंसर हो जाएगा 18। चलिए अब हम लोग ऑप्शन में देखते हैं कहाँ पर है 18। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी में, ऑप्शन नंबर डी में है 18, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगले प्रश्न में है सोडियम धातु को रखा जाता है। तो सोडियम धातु को हम लोग कहाँ रखते हैं, तो किरोसिन तेल में डुबा करके हम रखते हैं। सोडियम धातु को हम लोग किरोसिन तेल में रखते हैं। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगले प्रश्न में है चाकू से काटी जा सकने वाली धातु कौन सी है। इसका सही आंसर हो जाएगा सोडियम। चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए अगले प्रश्न में बोला जा रहा है, अगले प्रश्न में है वर्ष 1919 ईस्वी में जालियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ। कहाँ हुआ था, तो ये अमृतसर में हुआ था। और अमृतसर कहाँ है, तो अमृतसर पंजाब में है। चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए अगले प्रश्न में बोला जा रहा है नमक सत्याग्रह किस ईस्वी को प्रारंभ हुआ था। तो नमक सत्याग्रह कब हुआ था, तो 1930 ईस्वी में हुआ था। इसका सही आंसर हो जाएगा 1930 ईस्वी। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो देखिए अगले प्रश्न में बोला जा रहा है, अगले प्रश्न में है वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं। तो आप लोगों को पता होगा कि मूल संविधान में कितने अनुसूचित थे, 8, लेकिन अभी बढ़ गया है, अभी बढ़ के कितना हो गया है, 12। तो वर्तमान में कितना हो जाएगा अनुसूची, 12। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए अगले प्रश्न में बोला जा रहा है संविधान सभा के प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तुत प्रारूप संविधान में कितनी अनुसूचियां थी। तो संविधान सभा द्वारा प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तुत प्रारूप संविधान में कितना अनुसूची था, तो उस समय मूल संविधान में 8 अनुसूची था, लेकिन अभी बढ़ के 12 हो गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा 8। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए अगले प्रश्न में बोला जा रहा है, अगले प्रश्न में है भारतीय संविधान कितने अध्याय भाग में विभाजित किया गया है। तो भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किए हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 22। भारतीय संविधान को हम लोग 22 भागों में विभाजित किए हैं। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। देखिए अगले प्रश्न में बोला जा रहा है संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है। तो संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है, ये हो जाएगा भाग 20। और संविधान संशोधन की प्रक्रिया हम लोग
किस देश के संविधान से लिए हैं? तो इसको हम लोग दक्षिण अफ्रीका से लिए हैं। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो देखिए अगले प्रश्न में बोला जा रहा है, अगले प्रश्न में है संविधान के कौन से भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान सम्मिलित किए गए हैं? इसमें बोला जा रहा है पंचायती राज से संबंधित प्रावधान। तो पंचायती राज किसमें है? इसका सही आंसर हो जाएगा भाग 9। भाग 9 में है पंचायती राज। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो देखिए अगले प्रश्न में है, अगले प्रश्न में बोला जा रहा है निम्न में से संविधान का कौन सा भाग नगर पालिकाओं से संबंधित है? नगर पालिका से कौन संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा भाग 9 का ए। भाग 9 का ए हो जाएगा। पंचायती राज व्यवस्था संबंधित कौन था? भाग 9। लेकिन नगर पालिका की बात करेंगे तो वो हो जाएगा 9 का ए। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए अगले प्रश्न में बोला जा रहा है, अगले प्रश्न में है संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख किया गया है? तो नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख किस भाग में किया गया है? तो भाग 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख किया गया है। और चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए अगले प्रश्न में है संविधान के भाग 1 में निम्न में से किसका वर्णन है? तो संविधान के भाग 1 में किसका वर्णन है? इसका सही आंसर हो जाएगा संघ और उसका राज्य क्षेत्र। संघ और उसका राज्य क्षेत्र। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए अगले प्रश्न में बोला जा रहा है, अगले प्रश्न में है वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, तो वो कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोपरनिकस। कोपरनिकस इसका सही आंसर हो जाएगा। कोपरनिकस ने ही बताए थे कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो अगले प्रश्न में बोला जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है जिसे प्राचीन भारतीय ग्रह मानते थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सूर्य। सूर्य क्या है? एक प्रकार का ये तारा है, ये कोई ग्रह नहीं है, लेकिन हम लोग पहले इसको ग्रह मानते थे, लेकिन ये ग्रह नहीं है, ये क्या है? एक प्रकार का तारा है। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। अब देखिए अगले प्रश्न में है, अगले प्रश्न में बोला जा रहा है सबसे अधिक उपग्रहों वाला ग्रह है। तो सबसे अधिक उपग्रह किसके पास है? तो आपको पता होगा कि इसका सही आंसर हो जाएगा शनि। शनि ग्रह के पास सबसे अधिक उपग्रह हैं। और बुध ग्रह के पास कोई भी उपग्रह नहीं है। शुक्र ग्रह के पास भी कोई भी उपग्रह नहीं है। और बृहस्पति ये हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है और इसका सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमीड है। और शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए अगले प्रश्न में बोला जा रहा है पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह क्या हो जाएगा? चंद्रमा है। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो देखिए अगले प्रश्न में है, अगले प्रश्न में बोला जा रहा है कान्व वंश के संस्थापक कौन थे? तो कान्व वंश के संस्थापक कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा वसुदेव। वसुदेव कान्व वंश के संस्थापक थे। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। देखिए अगले प्रश्न में है सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? तो सातवाहन वंश का संस्थापक कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा शिमुक। सातवाहन वंश के संस्थापक शिमुक थे। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। देखिए अगले प्रश्न में है, अगले प्रश्न में बोला जा रहा है महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए अगले प्रश्न में है करो या मरो का मंत्र या फिर नारा किसने दिया था? आप लोगों को पता होगा कि ये महात्मा गांधी ने दिए थे।
इसका सही आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए अगले प्रश्न में बोला जा रहा है, अगले प्रश्न में है विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है। तो आप लोगों को पता होगा कि हम लोगों का जो संविधान है, मतलब भारत का जो संविधान है, ये विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इसका सही आंसर हो जाएगा भारत। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं।